हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। परीक्षा AQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 2018 में हुए एग्ज़ाम की सीरीज़ का सॉल्यूशन। ये वीडियो 14 अगस्त 2018 में हुए एग्ज़ाम की शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन है और इसमें सभी क्वेश्चंस को बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करना बताया गया है। इससे पहले मैं और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अब 2024 में होने वाले सभी आरआरबी एग्ज़ाम्स में उन सभी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने भी देखा है कि इतनी ज़्यादा क्वालिटी का वीडियो और किसी ने भी नहीं दे रखा है, या तो वो पेड है या फिर फ्री कहीं नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें परीक्षा IQ को, ताकि आगे इसी तरह आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। अभी 5 दिनों का राउंड अबाउट 15 वीडियोस और लेफ्ट हैं, तो आप बने रहिए परीक्षा IQ के साथ। और लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब देखो, इस सवाल में वो बोल रहा है कि एक बैग कंटेन कर रहा है कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और इक्वल नंबर है। मतलब मान लो के जो है वो 1 रुपये के हैं, तो के ही 5 रुपये के हैं और के ही 10 रुपये के हैं। ठीक है, तो मैं कैसे कहूँगा कि टोटल मनी ये कितनी बनेगी, 5 के कॉइन से कितनी बनेगी, 5 के, 10 के कॉइन से कितनी बनेगी, 10 के, और टोटल मनी कह रहा है 368 है, तो मतलब 16 के की वैल्यू 368 हो गई। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये, 16 3 सा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अब के की वैल्यू मतलब 3 कॉइन मेरे 1 रुपये के हैं, तो 3 कॉइन मेरे 1 रुपये के, 3 कॉइन 5 रुपये के और 3 कॉइन ही मेरे पास 10 रुपये के, तो मेरे पास टोटल कितने कॉइन हो गए, 69 कॉइन्स हो गए। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो, वो कह रहा है कि द रेशो ऑफ रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स इन अ बैग इज 4:9। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात जो है वो 4:9 है, और यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल किया जाए तो लाल और हरी गेंद का अनुपात इतना हो जाता है। तो थैले में हरी गेंद पूछ रहा है कितनी है, तो देखो लाल और हरी गेंद का अनुपात ये था, और बाद में जो है अनुपात ये हो गया, और मैंने क्या रेड ऐड करी, रेड बॉल ऐड करी। ठीक है, तो रेड बॉल ऐड करी, इसका मतलब ग्रीन बॉल तो उतनी रही, तो इसको इनटू कर दो, ग्रीन बॉल को मैं बराबर बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन बॉल इस तरह से जो नई फिगर आएगी वो आएगी 8:18, और बाद वाली क्या आ जाएगी 15:18। तो ग्रीन बॉल बराबर रही। अब 7 लाल बॉल डाली गई थी, तो हाँ 7 ही डाली गई, और वही मेरा रेशियो जस्टिफाई कर रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि थैले में हरी गेंद कितनी हैं, तो हरी गेंद कितनी हो गई, 18 ही तो हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ क्या रह गया, 1 ही रह गया, क्योंकि 7 ही गेंद वो कह रहा है और 7 ही मेरा यहाँ आ रहा है। तो जितना मेरा यहाँ पर हरी बॉल आ रही है उतना ही मल्टीप्लाई बाय 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब देखो, कह रहा है रेशो ऑफ 1:5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल एज, तो 1/5 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 0.2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि शिव सोल्ड ए शर्ट फॉर ₹184 एट अ लॉस ऑफ 8%, तो टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5% ही शुड हैव सोल्ड द शर्ट फॉर क्या। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जितना अमाउंट की बेची और जितने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पर बेची वो यहाँ होता है, और इज इक्वल टू जितने अमाउंट पर फिर बेची और जितने प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर बेची उसको इक्वल कर देते हैं। तो जैसे पहला मेरा अमाउंट क्या था 184, और उसको 8% लॉस पर बेचा, इसका मतलब वो 100 से कितना कम, 100 से वो 92 पर पहुँच गया, तो ये चीज़ 92 आ जाएगी। अब वो कह रहा है टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5% ही शुड हैव सोल्ड द शर्ट फॉर क्या। तो अगर 5% का प्रॉफिट है तो मैं 100 के रेस्पेक्ट में देखूंगा कि वो 105 पे पहुंच गया, और मुझे अमाउंट टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे निकालोगे, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 210। तो कितने की बेचनी पड़ेगी उसे, 210 रुपये की बेचनी पड़ेगी, तो ये आंसर हो जाएगा। अ सम ऑफ 69 वॉज डिवाइडेड बिटवीन जैसन एंड रूहाना इन दिस रेशियो, तो रूहाना को कितना रुपया मिला, तो कितना मिला होगा भाई, 69 जो है वो 3 यूनिट के बराबर हो गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 23 के बराबर हो गई। रूहाना ही कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, 23 × 2 मतलब
46, तो 46 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब देखो ये सवाल है, वो बोल रहा है कि 10⁴ थीटा प्लस 10⁴ थीटा अगर 2 है तो ये क्या होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तुम एंगल रख लो, तुम थीटा को अगर 45 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर भी थीटा को 45 रख लो, तो सेक 45 पर क्या होता है, √2, तो √2⁴ माइनस √2⁴ तो √2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होगा। एक तरीका हो गया कि तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, तो माइनस से माइनस काट दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan⁴ थीटा, और इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 2 दे रखी है, तो ये 2 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लो, ये बेसिक तरीका हो गया, और ये जल्दी करने वाला तरीका हो गया एंगल की मदद से। अब इस सवाल पे देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 3 ये दे रखे हैं और तुम्हें क्वेश्चन मार्क बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो इसका लॉजिक, तो 5 × 4 = 20 मल्टीप्लाई वाला यहाँ आ रहा है, 8 × 3 = 24 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 × 4 = 36, 36 आ जाएगा। अगर तुमसे यहाँ पर पूछता ये कैसे आएगा, तो ये क्या लॉजिक लग रहा है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड होकर के यहाँ लिखा जा रहा है। तो 5 + 4 9, 8 + 3 11, तो 9 + 4 क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर है 36, 9 × 4 = 30। अब देखो जैसे वो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 14 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, d1 का क्या है, वो डायगोनल है, तो एक डायगोनल की लेंथ उसने मेरे को दे रखी है 14, लेकिन मेरे को जब तक दूसरे डायगोनल की लेंथ नहीं पता चलेगी मैं आंसर निकाल ही नहीं सकता। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कैसे निकालोगे, ये तुम्हारे पास रोम्बस है, ठीक है, उसने लेंथ दे रखी है कि भाई साहब ये 25 है। अब वो कह रहा है कि ये डायगोनल d1 है जिसकी लेंथ मेरे को दे रखी है 14, ये डायगोनल d2 है जो मुझे निकालनी है इसकी लेंथ। ठीक है, अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मुझे बाइसेक्ट कर रहा है, ये पूरा 14 था, तो ये कितना होगा, 7 होगा। और अगर ये 7 है और ये 25 है, तो 7 25 का ट्रिपलेट तुम्हें पता होना चाहिए कि 7 7 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 25 है मेरी हाइपोटेनस, ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर ये मेरा 24 हो गया तो मेरा d2 कितना हो जाएगा, 24 × 2 मतलब 48, तो 48 यहाँ लगा दो। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब तुम एरिया आसानी से निकाल सकते हो, हाफ इंटू 14 × 48, ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो 7 8 = 56, 7 4 = 28, 33, तो 336 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा एरिया हो गया। ठीक है, तो ये था कि ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि अगर हाइपोटेनस 25 है, एक साइड 7 है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि 25 माइनस हाफ 5 + 4 - 3 + 2 - 1 + 3, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 6 7 8, 8 - 1 7, और ये हो जाएगा 4 - 7 क्या आ जाएगा, -3, -3 + 5 क्या दे देगा, 2, हाफ इंटू 2 क्या दे देगा, 1, तो मतलब तुम्हें एक सिंपली क्या करना है, 25 - 1 मतलब 24, आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो देखो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले बात आप इसके फॉर्मूले से ही इसको बता सकते हो। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तो मास पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, इन दो चीज़ पे, तो वेट और पोजीशन पे नहीं, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और टोटल ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है कंप्राइज करती है काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जैसे कोई एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मान लो आपने एक बॉल को थ्रो करा और फिर वो बॉल नीचे आई, तो इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी,
ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पर जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh हो गई। ठीक है। और जहाँ यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, और कुछ नहीं हो रहा। तो मेन मुद्दा ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि प्राइसेस ऑफ चेयर एंड टेबल आर इन दिस रेशियो। अगर चेयर जो है वो 4200 ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं टेबल से, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कितना ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट क्या दर्शा रहा है, 4200 को। अब तुम्हें प्राइस ऑफ टेबल्स बताने हैं, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो वो क्या हो जाएगी, 5 इंटू 4200 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये आंसर आ जाएगा 5250। ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, ठीक है, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये बिल्डिंग है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये वैल्यू कितनी है, सॉरी, एलिवेशन इज 30 डिग्री, डिप्रेशन इज 30 डिग्री, राइट। तो ये 30 डिग्री है। तो अगर हाइट बिल्डिंग की ये है, तो हाइट ऑफ टावर ये हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका बेस निकाल लो। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो 5 अपॉन बेस आ जाएगा, तो बेस क्या आ गया, 5√3 आ गया। तो ये मैंने कर लिया 5√3। अब एलिवेशन इसका यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, तो अगर मैं ये निकाल लूँ, तो अगेन tan 60 कितना होगा, √3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5√3, तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये हाइट कितनी आ गई मेरी, 15, और ये कितनी दे रखी थी, 5 मीटर। तो टोटल टावर की हाइट कितनी आ गई, 20 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है। अब देखो ये सीरीज उसने कंप्लीट करने को दी हुई है अप्रोप्रिएट ऑप्शन के द्वारा। यहाँ पर किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो किसका ये स्क्वायर, 23 का स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है 31 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 2 कम का स्क्वायर लिखा हुआ है यार, तो आप यहाँ भी किसका कर दो, 2 कम का स्क्वायर लिख लो, मतलब आप 29 का स्क्वायर कर लो। एंड 29 का स्क्वायर क्या आता है, 841। तो 841 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। What will be the resistance of a wire across which when 2 volt potential difference is applied 1 ampere current flows through it। ये वायर है, हमने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, 2 वोल्ट, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है मेरा 1 एम्पियर का। ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगी इस वायर की, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। ये तुम्हें पता होना ही होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, वोल्टेज मेरी क्या हो गई 2, ये क्या हो गया मेरा 1। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम्स का आ जाएगा। ओम जो है वो यूनिट है जिसमें रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, तो 2 ओम आंसर आ गया। ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3। 0 -3 मतलब ये इसका रूट है, मतलब x इज इक्वल टू -3 पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करा दो अगर वो कह रहा है। तो तुम्हारे पास सेटिस्फाई कैसे कराओगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिखोगे, 9 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 9 के -9 -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 के -8 इज इक्वल टू 0। 6 के की वैल्यू 8 आ जाएगी, के की वैल्यू 8/6 आ जाएगी, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा सर। तो आंसर क्या आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब देखो ये बॉड मास का सवाल है, इसमें ये जो यूज़ किया हुआ है एक ये विनकुलम कहते हैं इसको, विनकुलम। तो इसमें जो हम बॉड मास की जगह वी बॉड मास यूज़ करते हैं,
सबसे पहले ये वेन कूलम सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो जब ये सॉल्व होगा ये क्या दे देगा, माइनस दे देगा, -1 दे देगा। 27 माइनस 28 -1, तो 26 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 27 दे देगा। तो 25 माइनस 27 क्या दे देगा, ये -2 दे देगा। अब 24 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 24 + 2 क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। बाहर 23 है, तो 23 माइनस 26 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3। ये तुम्हें गलत दिया हुआ है, -3 आंसर है। देखो ये बोल रहा है ईगल, बर्ड और कैट, इसका वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो ईगल जो है वो तो एक तरह की बर्ड ही है, तो ईगल ये हो गई और बर्ड ये हो गई। लेकिन कैट जो है वो इनमें से ना बर्ड है ना ईगल है, तो वो अलग से रख देंगे, तो कैट यहाँ आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस ऑफ बेस इज सेम एज इट्स ऑल्टीट्यूड एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर बता रहा है। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो ये पूछ रहा है हमसे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वो हाइट को रेडियस के बराबर बता रहा है, तो पाई आर क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। पाई से पाई काट दो, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 4/1। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4/1। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ। अब देखो वो बोल रहा है कि 17 मीटर कपड़े की जो कीमत है वो उसने दे रखी है 77/5/7। तो वो कहता है 1 मीटर की कपड़े की कीमत क्या होगी। देखो 17 मीटर कपड़े की कीमत अगर ये है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 77 × 7 + 5/7। तो ये कितना आ जाएगा, 544/7। ठीक है, तो ये 17 मीटर कपड़े की है, तो 1 मीटर कपड़े की क्या हो जाएगी, 544/7। ठीक है, डिवाइड इंटू 17 यहाँ आ जाएगा। तो 17 2 30, 17 3 51, 3 है, 17 2, तो ये आ जाएगा 32/7। मतलब 7 4 28, 4/7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4/7। ठीक, अब देखो वो कह रहा है कि दो पाइप ए और बी यदि एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भरते हैं और एक साथ दोनों पाइप्स को चालू कर देने के 2 घंटे बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को 11 भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। तो पाइप ए जो है अकेला खाली टैंक को कितने समय में फिल करेगा। तो देखो इसमें ऐसे करेंगे कि अगर ए और बी साथ काम करें तो उनको 8 घंटे लगे, तो ये वाला काम। और जब उन दोनों ने 2 घंटे साथ काम किया और उसके बाद 11 घंटे टोटल लग रहे थे, तो 2 घंटे तो जो है ए ने जो है साथ काम करा और अब वो 9 घंटे अकेले काम करेगा। तो 9 घंटे डन बाय ए, ये काम बराबर होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो 9 टाइम्स ऑफ ए होगा। तो 9a - 6 से जो है वो 3 होगा और ये 6b हो जाएगा। तो a अपॉन बी कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी हो गई, ये एफिशिएंसी हो गई। अब तुम्हें निकालना है कि ए को कितना समय लगेगा। तो ए को समय कितना लगेगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एफिशिएंसी टोटल है, तो ए और बी को जो है 8 घंटे लग रहे थे, तो 8 3, मतलब एफिशिएंसी दोनों की 3 हो गई। तो ये 24 यूनिट जो हो गए ये टोटल काम हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब ए को कितना समय लगेगा, तो 24 यूनिट डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए 2, तो कितने लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। तो 12 घंटे आंसर आ गया। अब देखो वो कह रहा है कि एक कार जो है वो इतने किलोमीटर इतने घंटे में करती है। अगर मैं 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार घटा दूँ तो उसे कितना समय लगेगा 450 किलोमीटर कवर करने में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन स्पीड कैसी, जब मैंने उसे 12.5 से घटाया वो स्पीड। तो पहले कितनी स्पीड थी, 87.5। तो जब तुम इसे 12.5 से घटा दोगे तो कितनी रह जाएगी, 75। तो तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, तो 5 15 6 90, तो कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाला। भाई 87.5 हमारा इससे निकला था, अब वो कह रहा है इसको 12.5 से घटा दो, तो हमने घटा दिया, तो हमारा 75 जो है वो स्पीड आ गई, न्यू स्पीड।
तो न्यू स्पीड को हमने इसमें इस्तेमाल करा और आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज व्हाट। तो प्रोपेन सबसे पहले देखो ये क्या है, ये एक एल्केन है। ठीक है, तीन तरह के हमने बताए थे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पहले भी, कि एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। ठीक है, ये तीन तरह के, तो ये एक एल्केन है। तो सबके फॉर्मूले अलग अलग चलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब प्रोपेन की बात कर रहा है, तो प्रोपेन देखो पहला जिसमें एक कार्बन होता है वो होता है मीथेन, जिसमें दो कार्बन होते हैं वो होता है इथेन, जिसमें तीन कार्बन होता है वो होता है प्रोपेन। तो यहाँ पर क्या कर लो, तीन कार्बन रख दो, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6, 7 8, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो C3H8 जो है वो क्या है, फॉर्मूला है किसका, प्रोपेन का। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी बातें हमने बताई रखी हैं भाई। एल्केन का तो CnH2n+2 होता है, एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, इन्हें ध्यान रखना है। और एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। और जो सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड जैसे हो गया तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस। अब देखो बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब रिमाइंडर यहाँ क्या छोड़ रहा है, देखो यहाँ पर भी 6 का गैप है ना, 20 और 25 और 9 में भी 6 का गैप है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या है कि 6 छोड़ रहा है। तो लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ ऑल दिस, तो इनका एलसीएम देखो क्या आएगा भाई, 20 क्या है 4 × 5, 25 क्या है 5 स्क्वायर, और 35 क्या है 5 × 7, और 40 क्या है 5 × 8 = 40, है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर ले लिया करो एलसीएम में, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 2 और 7, तो ये एलसीएम है। तो 25 8 ज़ा 200 एंड 7 2 ज़ा 14, तो 1400 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम ऑफ 20, 25, 35, 40 माइनस जो इनका गैप आ रहा है, सबका गैप क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा। तो इन सब का एलसीएम कितना आया, 1400 -6, मतलब 1394 मेरा क्या आ जाएगा, वो लीस्ट नंबर हो जाएगा विच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल दिस विल लीव रिमाइंडर 14, 19, 29, 34 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 1394 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो बोल रहा है कि कितने इस अरेंजमेंट में ऐसे लेटर हैं, कितने ऐसे लेटर हैं, सॉरी नंबर हैं, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ लेटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबर देखना है, तो नंबर से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। यहाँ वोवल आ रहा है, यहाँ वोवल आ रहा है, यहाँ सिंबल आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये है एक, है ना, फॉलोड बाय अ लेटर। तो एक तो ये हो गया 4TW, और एक हो गया, एक ये हो गया, है ना, और 2 से पहले ये ओ आ रहा है, 6 से पहले सिंबल आ रहा है, तो दो बैठ रहे हैं, तो T4W और W4O, ये दो बैठ रहे हैं, तो दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक लिस्ट दी हुई है और ये टेबल दी हुई है, इसमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं क्लास 10 के सेक्शन ए और बी के, और उनके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स थे। तो ये उनके बारे में है कि भाई सेक्शन ए और सेक्शन बी के, हमें सेक्शन बी का बोल रहा है कि पास परसेंटेज इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम्स। तो इनके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स हुए, और कह रहा है कि किसी एक में पास हुआ हो सेक्शन ए का बच्चा, मुझे उसकी परसेंटेज बताओ। तो ठीक है, तो जो दोनों में फेल हो गए वो तो ये हैं। ठीक है, एटलीस्ट में बोल रहा है, तो या तो वो मिड टर्म में पास हो गया, सॉरी फाइनल में पास हो गया, तो 14 बच्चे हो गए, वो मिड टर्म में पास हो गया हो, तो एक तो ये हो गया, और वो दोनों में पास हो गया हो। देखो एटलीस्ट कह रहा था, तो एटलीस्ट में वन वाले भी लेंगे कि जो एक एग्जाम में पास हो, या तो मिड टर्म
या फाइनल या दोनों, मिड टर्म प्लस फाइनल, तो ये तीनों चीज़ें लेंगे हम इसमें। तो हमने तीनों ले लिए, तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया 76, सॉरी 86, है ना। अब वो कह रहे अब परसेंटेज निकालें, तो परसेंटेज के लिए मुझे टोटल भी देखना पड़ेगा। तो टोटल में और क्या आ रहा है, ये 28 और आ रहा है, तो डिवाइड बाय 86 प्लस 28, ये टोटल बच्चे हो गए सेक्शन ए के, तो कितना आ गया 112। अब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो आप, है ना। सॉरी ये 8 नहीं है, ये 6 है, तो 84 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 मतलब 75%, 75%। ठीक है। नाउ अब देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी इजीली कट विद अ नाइफ। अब आप देखो ये वाले जो है एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये वाला है एल्कली मेटल्स। ठीक है, इनके लास्ट शेल में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, ये 3 हो गया है ना, लिथियम, देन सोडियम, ओके, देन पोटेशियम, तो इनके लास्ट शेल में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी मैच करेंगी, एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। हमें पता है कि सोडियम जो है वो इतना सॉफ्ट है दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ, तो ये भी उसी तरीके के हैं कि दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, बट एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी इजीली कट विद अ नाइफ, और एल्यूमिनियम जो है ये इस ग्रुप में आता भी नहीं है, तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज भी इससे मैच नहीं करेंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। देखो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जैसे ये 3 पॉइंट हैं, है ना, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे आप यहाँ से घूमकर ऐसे जा रहे हो और आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, तो ये वाला जो है हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस। ठीक है, तो अब वो लेकिन वो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है अगर ज़ीरो है, तो अगर डिस्टेंस ही ज़ीरो है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब वो चला ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होगा, तो ज़ीरो ही होगा। ठीक, अब देखो इसके बारे में बोल रहा है कि मोहन हैविंग अ मास ऑफ 40 किलो रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 50 स्टेप्स इन 10 सेकेंड्स, इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड आउट हिज पावर। देखो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, तो वर्क डन मेरा कैसे निकालोगे, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, और और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये एम जी आ जाएगा, है ना, एम जी आ जाएगा। और एच डिस्प्लेसमेंट कितना करा डिवाइड बाई टाइम, तो एम जी एच बाई टी आएगा। अब मास कितना है 40 किलोज, जी कितना है 10, और हाइट कितनी है, अब ये हाइट तुम्हें निकालनी पड़ेगी भाई, 50 स्टेप है और हर स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और देखो यहाँ पर तुम जी जो ले रहे हो, ये तुम इतना ले रहे हो, तो 15/100, है ना, इंटू 10 की पावर -2 ले लो, और डिवाइड बाई क्या, 10 सेकेंड बोल रहा है कि इन 10 सेकेंड कर रहा है, तो डिवाइड बाई टाइम। तो अब इसको देख लो, 10 से 10 काट लो, और 2 जीरो से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 15×5 = 75 इंटू 4, तो 75×2 = 150 एंड 2 = 300, तो 300 वाट आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 300 वाट। ठीक है, देखो बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड। तो देखो रबर बैंड जो है वो पोजेस करेगा, स्ट्रेच्ड रबर बैंड एक पोटेंशियल एनर्जी को करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें वो ये कह रहा है कि विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टीज। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। ठीक है, मेल्स में होता है खाली ये, मेल्स में होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मेल्स का वो यही है, तो यहाँ पे
यहीं पर मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यहाँ पे जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और फीमेल्स के केस में कौन सा हार्मोन बनता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन। ओके। नाउ एक बात और बता दूं, देयर इज समथिंग मोर यू शुड नो अबाउट द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो होता है वो ग्लैंड्स में से सिक्रीट होते हैं। और ग्लैंड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास डक्ट होती है। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, जिनके पास डक्ट नहीं होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन एक आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड। ठीक है। ये सारे जो हैं ग्लैंड्स आते हैं। और इनमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस पार्ट करता है। हाइपोथैलेमस पार्ट करता है भाई, ब्रेन से कंट्रोल होता है ये। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसमें आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक आता है ग्रोथ हार्मोन, एक आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक आता है लेक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है। तो इन सब के क्या होता है कि ये तो थायराइड कंट्रोल करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन ये ग्रोथ कंट्रोल करता है। देन एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है? ये ईस्ट्रोजन जो है इसको सिक्रीट करवाता है। ठीक है, फीमेल्स में। देन लेक्टोजेनिक हार्मोन क्या होता है? तो इसका काम होता है कि भाई फीमेल्स में सिक्रीशन ऑफ मिल्क जो है इसको प्रोसेस करे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। देन थायराइड ग्लैंड में जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। तो ये जो होता है आयोडीन से कंट्रोल होता है। आयोडीन अगर आप नहीं लेते हो ज़्यादा तो ये सिक्रीट नहीं होता। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोन। अब देखो इस सिलॉक्स के सवाल में क्या बोल रहा है वो आपको कि सम क्रोज आर पिकॉक। हमने कहा ठीक है कि सम क्रोज आर पिकॉक, ऑल पिकॉक आर डक। जब जब वो ये कहे ऑल पिकॉक आर डक तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। देखो क्रोज आर पिकॉक कि ऑल पिकॉक आर डक, आप ऐसे कह सकते हो राइट, कि एक तो ये दोनों को कवर कर रहा हो या फिर ये खाली इसको कवर कर रहा हो। और फिर वो क्या कह रहा है तीसरी पॉसिबिलिटी कि सम डक आर पिजन। अब देखो सम डक आर पिजन, तो सम डक आर पिजन जो है वो इसमें ऐसे भी ले सकता है कि यहाँ पर आ जाए, इन दोनों को वो नहीं करे। ठीक है। और पिजन जो है कहाँ आ सकता है? यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, कि इसको कवर करे। और पिजन जो है वो यहाँ भी आ सकता है। तो वो जो आप कह रहे हो कि सम डक आर क्रो, तो सम डक आर क्रो तो यहाँ इस कंडीशन के लिए भी ट्रू है और इस कंडीशन के लिए भी ट्रू है कि सम तो हो ही रहा है। तो ये तो सही हो ही रहा है दोनों के लिए। लेकिन सम पिजन आर पिकॉक, ये बात इसके लिए तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो पिजन वाला इस पिकॉक वाले से ओवरलैप ना कर रहा हो सकता है वो खाली इससे ओवरलैप करे, या हो सकता है वो किसी से भी ओवरलैप ना करे। तो सम पिजन आर पिकॉक ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पक्का नहीं है, 100% नहीं है, तो इसे हम नहीं कह सकते। तो इसलिए खाली कंक्लूजन वन फॉलो करेगा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में वो मिरर इमेज पूछ रहा है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो देखो यहाँ पे एक ब्लैक पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब जो तुम यहाँ स्क्वायर बनाओगे, ये सर्कल बनाओगे, तो ये वाला पोर्शन ब्लैक होना चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। बी और डी में ऐसा है। अब आप दूसरा चीज़ ये देख लो कि सॉरी, ये जैसे इस तरह से नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा इस तरह से, है ना। लेकिन इसमें आप क्या देख सकते हो कि एरो की डायरेक्शन, अगर तुम्हारे इसमें एरो की डायरेक्शन ये है तो इसकी मिरर इमेज में क्या होगी? ऐसी होगी एरो की डायरेक्शन। तो ये वाली एरो की डायरेक्शन किस में है? डी फिगर में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
देखो कह रहा है कि एलिमेंट्स अरेंज्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे अरेंज्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड है, ठीक है। एटॉमिक मास के बेसिस पर तो वो कहा था मेंडलीव ने, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर, लेकिन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये कौन सा है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब देखो एक लेंस है, उसकी पावर जो है वो +2 डायोप्टर है, तो द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ विल बी व्हाट? देखो सबसे पहले तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करने का सोचो। देखो पावर क्या होता है? 1/, फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ क्या होती है? मीटर में होती है, ठीक है। अब जब वो बोल रहा है कि पावर जो है +2 डायोप्टर है, जब तुम्हारी पावर प्लस में है तो तुम्हारी फोकल लेंथ भी किस में होगी? प्लस में होगी। तो फोकल लेंथ माइनस वाले तो ऑप्शन मेरे हट ही गए, तो ऑप्शन 3 होगा या ऑप्शन 4 होगा। अब एक चीज़ और याद रखना कि अगर तुम्हारी पावर पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस है? वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो ये वाला लेंस है। और अगर पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, ये वाला लेंस है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और 0.5 मीटर। भाई 1/2 आएगा ना, 0.5 मीटर। अच्छा, एक दो बातें और देख लो कि अगर हम दो लेंस को जो है ज्वाइन कर देते हैं तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो रिजल्टेंट जो पावर आती है वो इन दोनों का एडिशन आती है, ठीक है। और अगर हमारा जो लेंस है वो हमने एक लिक्विड में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। मतलब मान लो लेंस का मेरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और लिक्विड का मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेरा म्यू डैश है, और म्यू जो है वो म्यू डैश से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ये जो है इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? एफ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और एफ इंक्रीज हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हुआ, अगर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन दोनों का? लेंस का और लिक्विड का, मतलब म्यू अगर म्यू डैश के बराबर होता है तो फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनिटी बन जाती है और पावर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई कि अगर जो तुम्हारा लेंस है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? कम हो गया लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? हम्म, बढ़ जाती है। और पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन ये तो इसमें भी हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है? लेंस की जो नेचर होती है वो भी चेंज हो जाती है। मतलब जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो तुम्हारा कॉनकेव बन जाता है। तो सवाल ये आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें नेचर ऑफ लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो आपका जवाब ये होगा कि जब भी हम उसे किसी ऐसे लिक्विड में डिप करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ज़्यादा होगा उस लेंस से, या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उस केस में हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ओके। अब देखो इसमें कह रहा है कि स्पून को अगर हम प्लेट बोल रहे हैं, प्लेट को बाउल बोल रहे हैं, बाउल को ग्लास बोल रहे हैं, और ग्लास को स्पून बोल रहे हैं, तो व्हाट इज यूज टू ड्रिंक वाटर? तो हम ग्लास से पानी पीते हैं, और ग्लास को लेकिन हम क्या कह रहे हैं? स्पून कह रहे हैं। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? स्पून आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि विच एशियन सिटी होस्टेड द 2017 मेंस हॉकी एशिया कप? तो उस टाइम ढाका ने किया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2022 में हो चुका है, और ये किसने होस्ट किया था? जकार्ता ने, इंडोनेशिया ने 2022 का हॉकी एशिया कप मेंस का होस्ट करा था, और जीता किन्होंने था? साउथ कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। नाउ अबाउट दिस हॉकी एशिया कप, मेंस हॉकी एशिया कप, इसमें सबसे सक्सेसफुल टीम जो रही है वो भी साउथ कोरिया ही रही है, वेयर एज इंडिया और पाकिस्तान ने जो है 3 3 बार ये टाइटल जीता हुआ है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हॉकी एशिया, हमारे पास एक और टूर्नामेंट होता है जो कि है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट कहाँ होता है? ये हर हर साल होता है मलेशिया में, मलेशिया में।
और अभी 2024 में किसने जीता ये टूर्नामेंट? जापान ने। तो उनका पहला टूर्नामेंट था जो उन्होंने जीता। और ऑस्ट्रेलिया जो है इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है, 10 बार। 10 बार। नाउ अबाउट द वर्ल्ड कप, अबाउट द हॉकी वर्ल्ड कप, कौन कराता है? वो FIH कराता है वर्ल्ड कप को, ठीक है। तो 2026 वाला जो वर्ल्ड कप है वो 2 कंट्रीज़ में होना है। किन किन में? एक तो होना है बेल्जियम में और एक हो रहा है नीदरलैंड्स में, ठीक है। और अगर सिटीज़ की मैं बात करूँ तो वेवरे और एम्स्टेवलिन, एम्स्टेवलिन, ये उन कंट्रीज़ के नाम हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंडिया के, तो इंडिया के जो हॉकी कोच हैं मेंस के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन। सारी इंफॉर्मेशन याद रखना। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर देन द इमेज फॉर्म विल बी व्हाट। और इमेज का वो पूछ रहा है कि भी रियल होगी, वर्चुअल होगी, या उसका साइज क्या होगा। तो अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को दर्शा रहा है कि ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर तुम्हें उसकी इमेज की साइज़ की बात करनी है तो तुम जैसे जैसे तुम्हारी इमेज इस तरफ बनती जाएगी वैसे वैसे उसका साइज़ जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इमेज तुम्हारी बनती है फोकस पे तो उसका साइज़ छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा। अगर वो बनती है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और अगर वो बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो बड़ा होगा, बट ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज का होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वो बनती है इसके बियॉन्ड, मतलब अगर वो बनती है इन्फिनिटी पे, तो उसका काफ़ी हाईली एनलार्ज्ड होगा। तो जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ रहे हो वैसे वैसे उसकी साइज़ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और इमेज हमेशा रियल बनती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इमेज हमेशा रियल बनेगी एक्सेप्ट जब आपका ऑब्जेक्ट जो हो वो कहाँ हो? पोल और फोकस के बीच में। जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ तभी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। बिहाइंड द मिरर बनती है इस केस में, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो एक तो ये बात ध्यान रखने की है। और अगर उसकी पोजीशन भी, अब अगर वो इसमें पोजीशन भी पूछ लेता कि मुझे बताओ कि भाई पोजीशन क्या है, अब देखो इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि ऑफ द सेम साइज है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो मेरी बनती है सेम साइज बनती है। अगर वो पूछ लेता लोकेशन भी बताओ, तो देखो मैंने तुम्हें लोकेशन याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि तुम इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दो फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर है तो तुम्हारी इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में है तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में बनेगी। तो ये चारों के चारों पॉसिबिलिटीज़ भी याद रखना, क्योंकि आगे वो लोकेशन पर भी सवाल पूछ सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ बनेगी। तो कॉनकेव मिरर में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तुम्हारी वर्चुअल इमेज सिर्फ इस केस में बनती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आप पोजीशन कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा क्या बनाएगा? आपकी वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बनाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसमें तुम्हें ऑड वन आउट फिगर सेलेक्ट करनी है। तो इसमें देखो एक दूसरे को ये दोनों फेस कर रहे हैं, है ना। इसमें ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे, सिर्फ ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक दूसरे से अवे फेस कर रहे हैं। तो सी मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन कॉल दिस बेकिंग सोडा इज हीटेड। तो जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3, और पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिबरेट होती है।
इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को। और इसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है कि द पास परसेंटेज ऑफ सेक्शन बी स्टूडेंट्स हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम्स। एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम्स, फिर वही बात है जो ऐसे पहले एक सवाल में बताया था कि एक में तो कम से कम होगा ही, दोनों में हो जाए तो भी सही है। तो 29 हो जाएगा, 29 और 55 क्या हो जाएगा? 84, ठीक है। अब ये जो 84 आया, पास परसेंटेज ऑफ दोज सेक्शन बी स्टूडेंट्स हु पास, पास परसेंटेज कितनी है? तो 84 में क्या कर दो, 23 और जोड़ दो, तो 107 हो गया। तो 28 बटा, सॉरी, ये कैसे निकालोगे भाई? परसेंटेज निकालनी है तो 10.7 है, राइट। तो 78 या 79 ऐसी कुछ होगा, तो पहले 78% देख लेते हैं। तो इसके 70% पर चले जाओ पहले, तो 74.9 पर पहुंच गए। तुम 78% पे जाओ, अब 1.07 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, तो 8.56 वो इसमें जोड़ दो, तो 83.46 आ रहा है जब तुम 78 पर पहुंच रहे हो। तो 78 से अभी और गुंजाइश है कि 78.2 लूँ या 78.5 लूँ। तुम्हारा आसान क्या है चेक करना, तुम 78.5 पर देख लो, क्योंकि 5 कैलकुलेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि हमने 10 कैलकुलेट कर लिया, 10.7 है, तो 5 क्या होगा? 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5.35 ये होगा। ये 5% है, तो 0.5% क्या होगा? 0.5% होगा 0.535। तो 83.46 में 0.535 जो है इसको जोड़ दो, ठीक है। तो 83.995 आएगा। तो 84 के बहुत करीब आ गया। तो जब 5 पर ही बहुत करीब आ रहा है तो यही आंसर होगा, इसके आगे वाला आंसर नहीं होगा। क्यों? आप 79 करके देख लो, 79 करने के लिए 0.535 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 9 10, वहाँ से लगा एक, तो 84.5 पहुँच रहा है, मतलब 84 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए 79 आंसर नहीं होगा, हम 78.5 पर रुक जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि Z डैश इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सा जो है वो एम्फोटेरिक होता है? अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? तो दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जो मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करेंगे और जो बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव करे, वो क्या कहलाते हैं? वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं मैं वो बता देता हूँ। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर उनमें से एक मौजूद भी है जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? जिंक ऑक्साइड। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि किशन साइकिल्ड डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट सर्टेन स्पीड। इफ ही साइकिल्ड 2 किलोमीटर स्लोअर एवरी आवर ही वुड हैव टेकन 3 hours more to reach his destination. Find his speed in किलोमीटर पर आवर। तो देखो बात ऐसी है सर कि ये डिस्टेंस हो गया जैसे 120, तो इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली दो स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि स्पीड जो पहले थी और स्पीड जो बाद में हुई, मतलब 2 किलोमीटर से प्रति घंटे से कम होती गई, डिवाइड बाय इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, डिवाइड बाय इनके बीच का गैप, स्पीड इनटू टाइम, और जो टाइम लगा। तो डिस्टेंस कितना था? 120, और इनिशियली डिस्टेंस कितना था? x किलोमीटर। इनिशियल स्पीड जो थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर पर आवर से वो स्लो होती गई, और उसके बाद उनके बीच का गैप वो कितना रहा? 2, और टाइम पीरियड क्या रहा? 3। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3,
यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। तो अब आप x की वैल्यू क्या रखो ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो 10 ही रख सकते हैं भाई, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो स्पीड क्या रह जाएगी फिर, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि द गवर्नमेंट हैड प्लान टू कंडक्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स फॉर डॉक्टर्स ट्वाइस अ ईयर फॉर रूरल डिस्ट्रिक्ट। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स सरकार कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि वो वैकेंसी है नहीं। द गवर्नमेंट वांट्स रूरल पीपल, हाँ ये बात सही है, तो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इसीलिए कर रही है। ट्वाइस ईयर करने की फॉर रूरल डिस्ट्रिक्ट, फॉर रूरल डिस्ट्रिक्ट कह रहा है ना, तो मोर वैकेंसी है तो यहाँ पर रूरल डिस्ट्रिक्ट नहीं होता भाई, यहाँ पर जो जोर दिया गया है वो रूरल डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो रूरल डिस्ट्रिक्ट में इसीलिए कर रही है 2 बार, ताकि उनकी हेल्थ पर फोकस करना चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो देखो ये फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, फिनोल्फ्थलीन ये एक वीक एसिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वीक एसिड सॉल्यूशन होता है जो कि क्या कर होता है, टाइट्रेशंस में यूज़ होता है, टाइट्रेशंस में यूज़ होता है। तो ये एक एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है टू डिटरमाइन कि एसिड है या बेस है। लेकिन एसिड में क्या होता है, ये कलरलेस रहता है, इसका कलर वैसे क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये जब एसिड इसमें घोल देते हैं तो भी ये कलरलेस ही रहता है, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा। तो अगर तुम किसी कोई फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन लाओ और उसमें एसिड डाल दोगे तो वो कलरलेस रहेगा, और अगर उसमें मान लो कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन तुमने पानी डाल दिया तो भी वो वैसा ही रहेगा कलरलेस, तो वो मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। तो आंसर होगा फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। लेकिन अगर तुमने मान लो बेस डाल दिया फिनोल्फ्थलीन में, अगर तुमने फिनोल्फ्थलीन में बेस डाल दिया तो वो किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का, कलरलेस से पिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने मिथाइल ऑरेंज, इसमें अगर तुमने एसिड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, रेड कलर, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर बेस डाल दिया तो किस में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में, ठीक है। तो ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके एक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी यही काम करता है, डिस्टिंग्विश करता है एसिड और बेस के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान रखना फिनोल्फ्थलीन होगा, और फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कलरलेस ही रहता है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और उसके अंदर 1 सेंटीमीटर सर्कल के रेडियस है किनारों पर। तो लोकस जो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड क्या होगी, तो इनिशियल जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके किनारों पर 3 सर्कल हैं, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। चलो इसे दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसका रेड कलर से बनाते हैं, ठीक है, ये एक ये एक ये। तो तुम्हें इसकी साइड निकालनी है, ये एस निकालना है तुम्हें, ठीक है। और ये साइड उसने तुम्हें दे रखी है कितनी, बड़े वाले की 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और मुझे और क्या दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि जैसे तुम्हें ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और तो तुम्हारा ये एंगल कितना है, ये है 60 डिग्री का, भाई तुम्हारा ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो मैं यहाँ से एक अगर ये लाइन खींचूँ, ठीक है, तो मेरा ये आधा एंगल इसका क्या बन रहा होगा, 30 डिग्री का। भाई ये मेरा ऐसे ही बन रहा होगा कि ये 30 डिग्री का बन रहा होगा। तो अगर ये 1 है तो ये tan 30 1/√3, तो ये √3 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी ये जो ये वाली साइड होगी ना, ये √3 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये √3 आएगी तो उसी प्रकार से मेरा ये भी √3 आ जाएगी, ए इधर वाली, क्योंकि यहाँ भी तो बन रहा होगा सेम ऐसे ही, ठीक है, यहाँ भी सेम ऐसे ही बन रहा होगा। तो ये 1 है तो ये भी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो तुम्हारी इतना √3 आ गया, तुम्हारा ये √3 आ गया, तो तुम्हारा एस क्या आ जाएगा, एस तुम्हारा आ जाएगा 6 - 2√3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 - 2√3,
वेरी गुड क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं या जो नॉलेज गेन करी है उसे आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में अप्लाई करेंगे और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल जॉब्स में सिलेक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब परीक्षा IQ, एंड ऑल्सो you can follow Pariksha IQ on Instagram and Telegram for further updates. Thank you all.